नमस्कार साथियों, केजीएस परिवार में मैं अभिषेक आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक बार बताएंगे सभी साथी कैसे हैं, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। प्रीवियस क्लास में साथियों कोई भी डाउट अगर आपको हो, दुविधा हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। चलिए सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। गौरी, एकता तिवारी, केजीएस यूजर, प्रियंका, लोकेंद्र, राजू कुमार गुप्ता, अभिषेक, निधि मिश्रा, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। शोभा तिवारी, जय हिंद भाई, सभी को नमस्कार। तुषार श्रीवास्तव, विशाखा, गौतम, हर्षित भाई, चलिए सभी को नमस्कार एक बार फिर से। तो स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास साथियों 2 क्लास हमारी हुई, इसमें आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, आप एकदम समझ पा रहे हैं चीजों को या नहीं, एक बार बताइए जल्दी से, फिर मैं स्टार्ट करूं। सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। सर जी इतनी क्लास कैसे होंगी, ठीक है। वॉइस स्लो है, ठीक है, चलिए कोई नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको साथियों राज्य जो हमारे उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए हैं उनको डिस्कस किया था, और उस डायग्राम के माध्यम से आपने सीखा कि कौन सा राज्य जो है किससे सीमा बना रहा है, कौन सा जिला किस राज्य से सीमा बना रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं और कुछ एक बातें और करेंगे। फिर हमारा जो है उत्तर प्रदेश का जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन है उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। सर टोटल कितनी क्लास हो सकती है आपकी? देखिए मैं आज देखता हूं कि किस तरीके से, क्योंकि सिलेबस तो इतना है साथियों कि उसको है ना लंबा भी खींच सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। उसको प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से देखते हैं किस प्रकार से चीजें होंगी, है ना। तो मैं कल ही आपको ये बताऊंगा कि कितनी क्लास लगभग हमारी हो जाएंगी। पहली जो क्लास थी उसमें हमने डिस्कस किया भी है। आंखें खराब हो जाएंगी कोई बात नहीं भाई, ठीक है। चलिए बस यही मतलब आशा है कि आप पीसीएस जब बन जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता मत करिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा साथियों जो अगला पॉइंट होगा वो होगा उत्तर प्रदेश का नामकरण पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे और बात करते हैं, ठीक है। चलो चलिए भाई, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे आप साथियों, उत्तर प्रदेश का नामकरण, उत्तर प्रदेश का नामकरण, उत्तर प्रदेश का नामकरण, ठीक है। उत्तर प्रदेश का नामकरण। देखिए अभी मैं आपको बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स बताने की कोशिश करता हूं, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको बताने की कोशिश करता हूं, बड़े मैंने अभी कोई पॉइंट्स आपको नहीं बताए हैं। धीरे 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 चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। चलिए बिल्कुल आप चिंता मत करिए, आपके लिए क्या सही है अच्छे से पता है, बस करते रहिए चीजों को, करने से ही चीजें ठीक है होंगी। यानी कि अगर हम बात करेंगे साथियों नेमिंग ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है, नेमिंग ऑफ उत्तर प्रदेश, नेमिंग ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं यहां पर, तो इसका नाम कैसे पड़ा हुआ है, यानी कि कब इसका नाम साथियों चेंज किया गया था, ठीक है। क्लियर हुई बात? चलो हाँ वही तो, एक बात पर रोज डिस्कस नहीं किया जा सकता भाई, ठीक है। कितनी क्लासेस होंगी, कैसे होगा, ये सारी चीजें बिल्कुल ठीक है। तो प्लीज बस यही है कि आप पढ़ते रहिए, चीजें अपने हाथ में आती हैं। थोड़ा सा हमारे अकॉर्डिंग चीजें नहीं होती, कभी कभी सिचुएशन के हिसाब से हमें चलना पड़ता है, तो थोड़ी बहुत दिक्कत कभी कभी होती है, ठीक है। मैनेज करिए, कोशिश करिए। हमारे लिए भी मतलब ऐसा नहीं है कि हम इतनी सारी क्लासेस लगा के बहुत अच्छा फील करते हैं, आप लोगों के लिए ही सारी चीजें हैं भाई, ठीक है। चलो तो अगर हम उत्तर प्रदेश के नामकरण की बात करेंगे, ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो नामकरण है साथियों वो किस तरीके से किया गया था, ठीक है, कहां से उसका इतिहास शुरू होता है, तो पॉइंट्स में मैं आपको बताऊंगा चीजें, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी से हम बात को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें साथियों उत्तर प्रदेश के नामकरण की, है ना, तो आपको पता है 1834 में, ठीक है, 1834 से मैं लेकर चलूंगा, थोड़ा सा हिस्ट्री से ये जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं पॉइंट्स ही आपको बताऊंगा। 1834 की अगर हम बात करेंगे तो उस समय क्या हुआ करती थी, आपको पता है प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी साथियों? प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। और उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी। कितनी प्रेसिडेंसी थी साथियों?
3 प्रेसिडेंसी उस टाइम हमें देखने के लिए मिलती हैं, जिसमें अगर हम बात करेंगे एक जो प्रेसिडेंसी थी वो कौन सी थी, बंगाल प्रेसिडेंसी। कौन सी थी वो, बंगाल प्रेसिडेंसी, ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी थी। अगर हम अगले पॉइंट पर बात करेंगे तो दूसरी हमारी कौन सी थी साथियों, मद्रास, मद्रास प्रेसिडेंसी। मद्रास में उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखकर बात करूंगा, ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी थी। और एक तीसरी और प्रेसिडेंसी थी, क्या नाम था उसका, तो उसका जो नाम था साथियों वो था बंबई प्रेसिडेंसी। कौन सी थी वो थी बंबई प्रेसिडेंसी, ठीक है, बंबई प्रेसिडेंसी। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों में से उत्तर प्रदेश जो है वो हमारा किसका हिस्सा माना जाता है, यूपी जो हमारा है साथियों वो हमारा किसका हिस्सा माना जाता है, आप एक बार कमेंट करिए और मुझे बताइए, है ना, एक बार कमेंट करिए और मुझे बताइए, क्लियर, ठीक है, मुझे बताइए हमारा जो यूपी है साथियों वो किसका हिस्सा माना जाता है, बंगाल, ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी हो गई, है ना। एक हमारी साथियों कौन सी हो गई, मद्रास हो गई, मद्रास हो गई, ठीक है। अगली हमारी कौन सी हो गई, तो अगली हमारी बंबई हो गई। अगर हम बात करेंगे तो हमारा जो यूपी है साथियों वो किसका हिस्सा माना जाता है, बिल्कुल बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा माना जाता है, ठीक है। तो अगर प्राचीन समय की जब हम बात करते हैं तो हमारा जो उत्तर प्रदेश है, हमारा उत्तर प्रदेश, हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक है, हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी का, बंगाल प्रेसिडेंसी का भाग हुआ करता था। हमारा उत्तर प्रदेश बंगाल प्रेसिडेंसी का भाग हुआ करता था, ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी का भाग हुआ करता था, ये बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। क्लियर हुई बात, तो ये एक पॉइंट तो आपको यहां पर क्लियर हुआ होगा कि प्राचीन समय में जो हमारा उत्तर प्रदेश था वो बिलोंग करता था बंगाल प्रेसिडेंसी से। प्रेसिडेंसी आपको पता है कि एक क्षेत्र होता था जिसमें बहुत सारा एरिया मतलब उसमें इंक्लूड होता था। बिल्कुल आपको प्रिंटेड नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अभी तो आपको पता है हमारी दूसरी तीसरी क्लास हुई है, आपको रेगुलर मिलेंगे, चिंता मत करिए, ठीक है। बार बार एक ही कमेंट करना थोड़ा अच्छा सा नहीं होता है ना। मिल जाएंगे निश्चित रूप से, आपको प्रिंटेड नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। जब हम सुनकर साथियों चीजों को लिखते हैं तो ज्यादा बातें समझ में आती हैं, है ना, वो भी मिल जाएंगे, निश्चिंत रहिए एकदम। तो किसका हिस्सा हुआ करता था, बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था। अगर हम बात करें अगले पॉइंट पर तो समझिए 1837, ठीक है, 1877 अगर एडी की बात करते हैं, 1877 एडी की अगर बात करते हैं तो यहां तक हम उत्तर प्रदेश को, ठीक है, जब बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ तो यहां तक हम इसको क्या मानते थे, उत्तरी पश्चिमी प्रांत के रूप में इसको जानते थे। किसके रूप में जानते थे इसको, उत्तरी पश्चिमी प्रांत, ठीक है, उत्तरी पश्चिमी प्रांत के रूप में इसको जाना जाता था, यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस के नाम से इसको जाना जाता था, ठीक है। किस नाम से जाना जाने लगा, तो उत्तरी पश्चिमी प्रांत इसको जाना जाने लगा। उसके बाद अगर हम बात करें अगले पॉइंट पर, ठीक है, अगले पॉइंट पर अगर बात करेंगे तो अगला पॉइंट साथियों समझने की कोशिश करना, ठीक है, अगला पॉइंट समझने की कोशिश करना। उसके बाद साथियों क्या होता है, अगले स्टेप पर जब हम जाएंगे, इसके बाद इसमें साथियों उत्तरी पश्चिमी प्रांत, उत्तरी पश्चिमी प्रांत, ठीक है। प्रांत तो आप समझते ही, प्रांत शब्द का मतलब क्या होता है, प्रांत जो है उसका मतलब क्या होता है, ये बात आपको पता है नहीं। प्रोविंस यानी कि प्रांत का मतलब जो होता है साथियों वो क्या होता है, वो एक क्षेत्र विशेष से यहां पर लिया जाता है। तो अगर हम बात करेंगे यहां पर तो उसके बाद इसमें उत्तरी पश्चिमी प्रांत एवं अवध तथा आगरा को सम्मिलित किया गया। किसको सम्मिलित किया गया, आगरा को सम्मिलित किया गया, ठीक है। तो उसके बाद साथियों अगले स्टेप में अगर हम बात करेंगे तो उस समय इसका क्या नाम हो गया, उसके बाद इसका नाम हो गया उत्तरी पश्चिमी प्रांत अवध तथा आगरा, ठीक है। अवध तथा आगरा इसमें इंक्लूड हुआ। क्षेत्रफल की बात होगी, चिंता मत करिए, ठीक है। बिल्कुल भाई, क्षेत्रफल की बात भी करेंगे, हर चीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। बिल्कुल भाई हैप्पी बर्थडे हमारी तरफ से, शुभकामनाएं, ठीक है,
शुभकामनाएं भाई। चलिए उसके बाद अगर अगले पॉइंट पर साथियों हम बात करें, ठीक है, अगले पॉइंट पर हम बात करेंगे तो समझिए 1902 ईस्वी में, है ना, यहां से आप याद रखेंगे 1902 ईस्वी में, 1902 ईस्वी में साथियों इसको नाम दिया गया, जो उत्तरी पश्चिमी प्रांत है उसको नाम दिया गया संयुक्त प्रांत, उसको नाम दिया गया संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत अवध एवं आगरा, संयुक्त प्रांत अवध एवं आगरा उसको नाम दिया गया, ठीक है। तो संयुक्त प्रांत अवध एवं आगरा उसको नाम दिया गया। उसके बाद अगले पॉइंट पर जब हम चले साथियों, ठीक है, तो 1937 में, 1937 में, ठीक है, 1937 तक ये क्या हुआ हो गया, तो 1937 तक साथियों ये क्या हुआ, संयुक्त प्रांत हुआ। क्या हुआ, संयुक्त प्रांत का नाम आया, ठीक है। तो यहां से हमसे सवाल पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश का जो पुराना नाम है वो क्या होता था, तो वो हमने यहां पर देखा कि इसको हम केवल यूनाइटेड प्रोविंस के नाम पर जानने लगे, ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस के नाम पर इसको जानने लगे, यानी कि ये हमारा क्या कहलाया, यूनाइटेड प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस इसको कहा जाने लगा 1937 तक, ठीक है। चलिए बिल्कुल, उसके बाद अगले पॉइंट पर हम बात करें 24 जनवरी 1950, ठीक है, 1950 में इसका जो नाम है साथियों वो क्या कर दिया गया, चेंज करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया, उत्तर प्रदेश इसका नाम कर दिया गया, ठीक है, इसका नाम क्या कर दिया गया, उत्तर प्रदेश इसका नाम कर दिया गया। तो उत्तर प्रदेश की जो स्थापना मानी जाती है वो कब मानी जाती है, उत्तर प्रदेश की स्थापना जो मानी जाती है वो 24 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना मानी जाती है। क्लियर हुई बात, ठीक है, 1950 को इसकी स्थापना मानी जाती है, 1956 नहीं है, 1950 है, ठीक। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यानी कि इस तरीके से स्टेप रही हैं, हमें यहां से चीजों को ध्यान रखना है, ठीक है। 1902 में ये संयुक्त प्रांत अवध एवं आगरा था, फिर ये साथियों संयुक्त प्रांत बना, और ये चीजें हम पॉलिटी में बहुत डीप में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से चेंजेस इसमें देखने के लिए हमें मिलते हैं, ठीक है, तो डिस्कस करेंगे उसकी। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को जो इसका नाम है साथियों वो क्या रख दिया गया, तो वो रख दिया गया हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के अगर स्थापना दिवस की मैं बात करूंगा कि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस, ठीक है, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 24 जनवरी को। कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो स्थापना दिवस है साथियों उसको हम कब मनाते हैं, तो उसको हम मनाते हैं 24 जनवरी को। अच्छा मुझे ये बात बताइए, उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस की मनाने की जो शुरुआत हुई है, ठीक है, ठीक है, शुरुआत हुई है वो किस तिथि से शुरुआत हुई है, यानी किस वर्ष से हम उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस को मनाते आ रहे हैं, बताओ भाई, किस दिवस से या किस वर्ष से हम उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस को मनाते आ रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो देखिए अगर हम बात करें यहां पर 2017 में, ठीक है, 2017 में साथियों, 2017 में पहली बार, ठीक है, पहली बार यूपी दिवस मनाने की घोषणा हुई, पहली बार यूपी दिवस मनाने की क्या हुई, घोषणा हुई, अनाउंसमेंट हुआ, ठीक है, अनाउंसमेंट हुआ, ठीक है। और ये जो अनाउंसमेंट है साथियों इसका जो प्रस्ताव है, ठीक है, यूपी दिवस मनाने का प्रस्ताव जो है ये किसके द्वारा दिया गया था कि हमें यूपी दिवस मनाना चाहिए, ये जो प्रस्ताव है उसको किसके द्वारा दिया गया था, बताओ, आंसर करेंगे जल्दी से। तो हम यहां पर लिखेंगे कि जो तत्कालीन राज्यपाल हमारे थे, तत्कालीन गवर्नर जो हमारे थे साथियों, ठीक है, तत्कालीन गवर्नर जो थे, ठीक है, उनके द्वारा ये प्रस्ताव दिया गया था, और वो थे हमारे राम नाईक। कौन थे साथियों, राम नाईक के द्वारा, ठीक है, ये जो है पहली बार प्रस्ताव दिया गया था, है ना भाई। अगर हम अगले पॉइंट पर बात करेंगे तो 2018 में पहली बार, ठीक है, पहली बार यूपी दिवस मनाया गया, पहली बार यूपी दिवस मनाया
गया। ठीक है, तो 2018 से हम इसको मनाते हुए आ रहे हैं। क्लियर हुई बात। अब इसमें चर्चा इसी बात पर होती है कि उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर, उसके उद्योग को लेकर, उसमें कृषि व्यवस्थाओं को लेकर इस दिवस पे इन सभी चीजों की चर्चा होती है, तो इसमें इसको मनाया जाता है। ठीक है, तो यहां तक के पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। एक जनरल बात हमने उत्तर प्रदेश के बारे में करी थी। ठीक है, एक जनरल बात हमने उत्तर प्रदेश के बारे में करी थी। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी कि जनरल तो बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, तो वो जो है लगातार हम बात करते रहेंगे चैप्टर वाइज चैप्टर। ठीक है, क्योंकि अब हम चीजों को चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आप मुझे बता दीजिए यहां तक किसी साथी को कोई समस्या तो नहीं है। फिर मैं अगला जो उत्तर प्रदेश का भौगोलिक परिचय है उसकी मैं शुरुआत करूंगा। ठीक है, उसकी मैं शुरुआत करूंगा। उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी से लेकर हम बात स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सभी एकदम कंफर्ट हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है भाई किसी को भी? ठीक है, बता दीजिए। ठीक है, देखिए छोटे पॉइंट्स ही बड़े पॉइंट्स के रूप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा उन पर काम करने की जरूरत हमें होती है। ठीक है, तो आप मुझसे पहली बार मिल भी रहे हैं, मुलाकात पहली बार हो रही है, तो आपको थोड़ा सा लगता होगा कि सर, है ना, वो कंफर्टेबल वाली बात होती है, पर बिल्कुल एकदम निश्चिंत रहिए, सारे पॉइंट्स आपके क्लियर होंगे। मैं ये प्रॉमिस आपसे करता हूं कि हर पॉइंट, एक चैप्टर का जितने भी पॉइंट होंगे उन सभी पे, सभी एस्पेक्ट पे चर्चा हम करेंगे। ठीक है, चलिए बिल्कुल आगे चलते हैं। और अगले पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे तो अब हमारा जो अगला, ठीक है, अगला जो साथियों शुरू होगा वो कौन सा होगा? वो उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी को लेकर हम बात करेंगे। वहां हर चीज के बारे में, एरिया के बारे में, हर पॉइंट्स के बारे में विस्तार से चर्चा हम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो हेडिंग लगाएंगे आप उत्तर प्रदेश का भूगोल। ठीक है, उत्तर प्रदेश का भूगोल, उत्तर प्रदेश का भूगोल। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा, यानी कि अब हम ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन। ठीक है, ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश का भूगोल, उत्तर प्रदेश का भूगोल। ठीक है, यानी कि अगर हम यहां पर चर्चा करेंगे तो हम बात करेंगे साथियों यूपी की जियोग्राफी। यूपी की ज्योग्राफी। अब देखिए, अब इसमें यूपी की ज्योग्राफी की जब हम बात करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि भारत की ज्योग्राफी से अलग होगी, कुछ पॉइंट्स यहां पर भारत के भी इंक्लूड होंगे। यानी कि जैसे हम इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ते हैं, तो उन्हीं के कुछ कंसेप्ट, कुछ बातें, लेकिन हम यहां पर केवल यूपी स्पेसिफिक की बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश के सेंस में हमें ठीक लगेगा। ठीक है, बाकी में आप जो भी डाउट पूछेंगे, जिस तरीके से भी बात होगी, हम करते रहेंगे निश्चित रूप से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। तो आप मुझे बताइए कल की जो हमारी क्लास हुई थी, जो डायग्राम हमने बनाया था, उससे सवाल आपको एकदम याद हुए या नहीं हुए? एक बार बताओ। ठीक है, कल की जो क्लास हमने करी उसमें जो डायग्राम हमने बनाया था जिलों वाला, राज्य वाला, वो याद है सभी को या नहीं? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने उसको रिवाइज किया? दिल पे हाथ रख के बताएंगे सभी। याद हो गया, बहुत सुंदर भाई। ठीक है, मतलब ये बात हमेशा ध्यान रखना, कोई कितना भी कुछ भी कह ले साथियों, लेकिन छोटे छोटे प्रयास ही बड़े परिवर्तन लेकर आते हैं। ये निश्चिंत अपने दिमाग में एकदम इस बात को एकदम तय मान के रखिए, छोटे छोटे प्रयास ही बड़ा परिवर्तन लाके हमें देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, चलो बिल्कुल एमसीक्यू में साथ के साथ लेकर आया करूंगा। एक टॉपिक मैंने पूरा करवा दिया है तो एमसीक्यू में लेकर आऊंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी की बात हम करते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी की बात करते हैं। अब देखिए, जब हम किसी भी क्षेत्र का भूगोल पढ़ने की स्टार्ट करते हैं तो हम ये पाते हैं कि सबसे पहले हमें यह देखना है कि उत्तर प्रदेश की जो भू आकृति है, यानी कि वो किस प्रकार की आकृति हमें देखने के लिए मिलती है। उत्तर प्रदेश को हम कितने क्षेत्रों में, मतलब उत्तर प्रदेश में कितनी डाइवर्सिटी है। सबसे पहली बात यहां से होगी कि जो हमारी यूपी है, यानी कि अगर मैं इसके मैप बनाने की कोशिश करूं, ठीक है, इसके मैप पर ही चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, समझना भाई। ठीक है, ध्यान से देखो इधर, अगर हम इसका मानचित्र बनाने की कोशिश करें, मैपिंग करने की कोशिश करें, ठीक है, सबसे पहले तो इंडिया के मानचित्र से बात को स्टार्ट करेंगे तो फिर थोड़ा सा
ठीक लगेगा हमें, ठीक है। तो ज्योग्राफी में बहुत सरल भाषा में आपको चीजें पता भी होंगी, वही चीजें रिवाइज भी होंगी। तो जब चीजें पता होती हैं तो हमारे इमोशंस बहुत ऊपर जाते हैं कि अरे पता है पता है। जब नहीं पता होती तो उतने ही हम डिमोटिवेट होते हैं, है ना। तो जब चीजें पता हो और ना पता हो, उन्हें पता है प्लस नहीं पता है बट्टे 2 करके हमें चलना है, यानी कि उनका एवरेज लेकर चलना है। फ्लक्चुएशन ज्यादा हो कम हो, उनका औसत हमें निकालकर चलना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं, समझिएगा। तो अगर हम भारत की बात करें, ठीक है, सबसे पहले हम भारत की बात करेंगे तो ये हमारा प्यारा सा भारत है। ठीक है, ये हमारा साथियों क्या है, तो ये हमारा प्यारा सा भारत है। अगर हम इस भारत की बात करेंगे तो आप पाते हैं इस भारत को, मुझे बताइए आप, कितने भूभौतिक प्रदेशों में, कितने फिजियोग्राफिक रीजन में इसको बांटा गया है। क्लियर, बताइए भारत को कुल कितने भूभौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, बोलिए भाई बोलिए, भारत को कितने भूभौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। कुछ लोग 4 बता रहे हैं, कुछ लोग 5 बता रहे हैं, कुछ लोग 3 ही बता रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल, देखो इधर अगर हम बात करेंगे साथियों तो भारत को, है ना, भारत को जो है 6 भूभौतिक प्रदेशों में लगभग हमने बांट रखा है। कई कई जगह 5 भी है, कई कई जगह 4 भी है। तो 5 क्यों है, 4 क्यों है, उस पर भी बात मैं कर लूंगा, ठीक है। आप पाते हैं इस क्षेत्र में क्या है, माउंटेन है। इस क्षेत्र में क्या है साथियों, माउंटेन, ठीक है। इस क्षेत्र में क्या है, माउंटेन है ना भाई। और अगर हम बात करेंगे साथियों इस क्षेत्र में क्या है, डेजर्ट, डेजर्ट हो जाएगा। इस क्षेत्र में क्या है, प्लेट्यू, प्लेट्यू यानी कि पठार, ठीक है, क्या हो जाएगा, पठार। ये क्या हो गया साथियों, ये पर्वत हो गया। और यहां पर्वत कौन सा है, हिमालय है, ठीक है, कौन सा है, हिमालय हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे यहां पर क्या है, प्लेन्स है, यहां पर क्या है, प्लेन्स है, ठीक है, मैदान है, मैदान है। इधर क्या है, इधर आइसलैंड है, द्वीप है ना भाई। और अगर हम बात करेंगे साथियों ये क्या है, ये हमारा कोस्टल प्लेन्स है, कोस्टल प्लेन्स हो जाते हैं, यानी कि तटीय मैदान हो जाते हैं। अगर हम बात करेंगे तो कई कई बार क्या होता है, जैसे ये जो डेजर्ट है इसको प्लेन्स में ही इंक्लूड कर देते हैं। अब ये कितने हैं, टोटल 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गए। लेकिन कई कई बार जैसे 6 हैं ये, ठीक है, कई कई बार क्या होता है कि प्लेन्स जो डेजर्ट है उसको प्लेन्स में इंक्लूड कर दिया, क्योंकि डेजर्ट भी तो प्लेन ही है, तो 5 रह जाते हैं। कोस्टल प्लेन्स भी प्लेन्स में इंक्लूड कर देते हैं तो 4 ही रह जाते हैं। लेकिन जो ऑफिशियली है वो इसको 6 ही हमने मान रखा है। कितना मान रखा है साथियों, 6 मान रखा है, ठीक है। अब इसमें हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। इसमें अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो हमारा जो यूपी है वो इस क्षेत्र में हमें देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। हमारा जो यूपी है साथियों इस क्षेत्र में हमें देखने के लिए मिल जाता है। अब आपको यहां पर यह बात समझनी है कि यूपी का जो ये वाला हिस्सा है, ठीक है, यूपी का जो ये वाला हिस्सा है ये किससे टच हो रहा है, ये टच हो रहा है पठार से। किससे टच हो रहा है साथियों, ये टच हो रहा है पठार से। यूपी का जो ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा, क्योंकि आपने हिमालय वगैरह के बारे में अगर थोड़ी सी बातें आपको पता हो, ठीक है ना, पेपर में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं कि भारत को कितने भूभौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। अगर 6 आएगा तो 6 वहां पर हम लगाएंगे, ठीक है, अगर आएगा भी तो। क्लियर हुई बात। उसके बाद अगर हम बात करेंगे साथियों ये पर्वत है, पर्वत हिमालय में कई सारी श्रेणियां हैं, आपको पता है। सबसे नीचे वाली जो श्रेणी है वो कौन सी श्रेणी है, शिवालिक। कौन सी है, शिवालिक श्रेणी हो जाती है, ठीक है। सबसे नीचे वाली जो श्रेणी है साथियों वो कौन सी होगी, वो हो जाएगी शिवालिक, ठीक है। कौन सी हो जाएगी भैया, वो शिवालिक हो जाएगी। तो यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं क्या उत्तर प्रदेश में हिमालय वाला हिस्सा पाया जाएगा, तो आप बताएंगे सर पाया जाएगा, लेकिन वो जो हिस्सा होगा वो शिवालिक वाला होगा, केवल शिवालिक। यानी कि उत्तर प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, वो भी किसका हिस्सा मानी जाती है, तो वो साथियों मानी जाती है शिवालिक का हिस्सा। किसका हिस्सा मानी जाएगी, वो शिवालिक। अगर मैं आपसे कहूं, अब देखो ये हिमालय है, यहां से नदियां निकलेंगी और नदियां अपने साथ क्या लेकर आएंगी, सेडिमेंट लेकर आएंगी, क्योंकि हिमालय जो है वो किस प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है, सेडिमेंट्री रॉक्स से बना हुआ है। हिमालय
जो है किस प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है? अवसादी चट्टानों से बना हुआ है, सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है। तो जब सेडिमेंट्री रॉक्स की विशेषता यह होती है कि वो जो साथियों कैसी होती है? कोमल चट्टानें होती हैं, है ना, जो सॉफ्ट रॉक्स होती हैं। अब जब सॉफ्ट रॉक्स हैं तो नदियों के द्वारा उनका इरोजन करना, उनका वेदरिंग करना आसान हो जाएगा। तो नदियां अपने साथ क्या बहाकर लाएंगी? अपने साथ साथियों क्या बहाकर लाती हैं? वो नदियां अपने साथ सेडिमेंट बहाकर लाती हैं, और उत्तर प्रदेश के एक बड़े मैदानी भाग पर, एक बड़े क्षेत्र पर उन सेडिमेंट्स का क्या करती हैं? डिपोजिशन कर देती हैं। तो उत्तर प्रदेश जो है उसकी जब हम बात करते हैं तो उसके एक बड़े भूभाग पर क्या पाए जाते हैं? प्लेन्स पाए जाते हैं। उसका कारण उसके ऊपर में हिमालय की स्थिति और उसके दक्षिण में पठार की स्थिति। आपको पॉइंट्स क्लियर हुआ है नहीं? बोलिए, ठीक है, बोलिए भाई। आप आपस में बात बहुत करते हैं भाई, ठीक है, मैं ये देख रहा हूं कि आप आपस में लगातार बात कर रहे हैं। अगर आप बात कर लीजिए, 2 मिनट का समय ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसके बाद शुरू कर लेंगे। दोस्ती, यारी, ठीक है, व्यवहार, और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि यही तो हमें एहसास कराएंगी आगे चल के कि हम क्या हैं। बिल्कुल रियल तो यही है भाई, है ना। आगे जैसे जिन दोस्तों के साथ हम रहते हैं, कुछ समय बाद वही दोस्त यार हमें एहसास कराते हैं कि तुम क्या हो, ठीक है। तो इस बात को दिमाग में रखिए अपने। चलिए आगे चलते हैं, समझना। तो अब उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो नीचे क्या है साथियों? पठार है, ठीक है, नीचे क्या है? पठार हो जाएगा। उत्तर प्रदेश को मुख्यतः 3 भूभौतिक प्रदेशों में हमने बांट लिया है, ठीक है। कितने भूभौतिक प्रदेशों में? 3 भूभौतिक प्रदेशों में उसको बांट दिया है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यूपी की। यूपी को मुख्यतः 3 भूभौतिक प्रदेशों में हम बांटकर पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए हमारा उत्तर प्रदेश है, ठीक है, ये हमारा उत्तर प्रदेश है। और जब हम इस उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, मैं सारी विशेषताएं इनकी लिखूंगा भी, ठीक है, और डिस्कस भी करेंगे सारी विशेषताएं, क्या क्या मामला इनके साथ होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये हमारा साथियों क्या हो जाता है यहां पर? ये हमारा उत्तर प्रदेश यहां पर हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है हमारा? ये हमारा यहां पर उत्तर प्रदेश हमें देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। क्लियर हुई बात? तो ये हमारा उत्तर प्रदेश यहां पर देखने के लिए मिल जाता है। समझने की कोशिश करना भाई। अब देखो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करेंगे साथियों, तो इसको मुख्यतः कितने भूभौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? तो मुख्यतः 3 भूभौतिक प्रदेशों में इनको बांटा गया है, ठीक है। 3 भूभौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, यानी कि जो ऊपर वाला हिस्सा है पूरा का पूरा, ठीक है, ऊपर वाला जो हिस्सा है पूरा का पूरा, अगर हम उसकी बात करेंगे तो वो हमारा कौन सा होगा? देखो वो हमारा कौन सा होगा? भावर एवं तराई क्षेत्र। भावर एवं तराई क्षेत्र, ठीक है, भावर एवं तराई क्षेत्र। क्या हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा भावर एंड तराई रीजन। भावर एंड तराई रीजन, ठीक है। तो भावर एवं तराई रीजन हो गया। अगर हम बीच वाले हिस्से की बात करेंगे तो जो बीच वाला हिस्सा है साथियों वो क्या होगा? वो होगा हमारा मिडिल प्लेन्स रीजन, ठीक है, मिडिल प्लेन्स रीजन, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करेंगे इसको, ये क्या होगा? मध्य मैदानी क्षेत्र, मध्य मैदानी क्षेत्र ये हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा कौन सा हो जाएगा साथियों? ये हमारा हो जाएगा प्लेट्यू रीजन ये हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये हमारा कौन सा हो जाएगा? पठारी क्षेत्र। कौन सा होगा? ये पठारी क्षेत्र हो जाएगा। कौन सा पठार यहां पर देखने के लिए मिलेगा मैं बात करूंगा, ठीक है। यहां पर साथियों अगर हम बात करेंगे तो ये गंगा यमुना का मैदान भी इसको कह देते हैं हम, ठीक है। यहां पर क्या कह देते हैं हम? गंगा यमुना का मैदान भी इसको कह दिया जाता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सबसे बड़ा जो इसमें भूभौतिक प्रदेश है वो कौन सा है? बोलिए, सबसे बड़ा भूभौतिक प्रदेश इसमें कौन सा है? बोलो भाई। मैदान, इसका मतलब ये लार्जेस्ट है, ठीक है, ये लार्जेस्ट रीजन हमारा हो जाता है। ये कैसा है साथियों? ये लार्जेस्ट है ना। ये हमारा कैसा है? सबसे बड़ा भूभौतिक प्रदेश है, सबसे बड़ा भूभौतिक प्रदेश ये हमारा हो जाता है। अच्छा
यही कारण है साथियों, ये प्लेन्स रीजन बड़ा है, उत्तर प्रदेश में पठारों की स्थिति ज्यादा नहीं है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश खनिज की दृष्टि से बहुत पिछड़ा है, उसमें खनिज ठीक ठाक नहीं पाए जाते, क्योंकि इस क्षेत्र में जो मिडिल प्लेन्स वाला रीजन है साथियों, यहां पर ठीक है आपको खनिज ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहां पर साथियों हमारे बहुत ज्यादा खनिज विकसित नहीं होंगे। हिमालय वाले क्षेत्र में कुछ खनिज और यहां कुछ खनिज हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। उत्तर प्रदेश की आबादी इतनी ज्यादा होने का कारण भी क्या है, ये मिडिल प्लेन्स ही है। उत्तर प्रदेश की आबादी इतनी अधिक क्योंकि हम लोग वहां रहना ज्यादा प्रेफर करेंगे जहां पर भोजन और पानी हमें आसानी से मिल जाए। ठीक है, जितनी भी सभ्यताएं हैं उन सभी सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ। तो अगर हम बात करेंगे तो नदियों के किनारे आबादी जनसंख्या हमें ज्यादा देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है और इसी क्षेत्र की वजह से साथियों हमने यहां पर देखा, ठीक है, प्लेट्यू के नीचे मैंने कोस्टल प्लेन्स लिखा है, तटीय मैदान, समुद्र से लगा हुआ जो क्षेत्र होता है उसको हम तटीय मैदान कहते हैं। आपको यहां तक की बातें क्लियर हुई? तो यहां पर साथियों ऊपर क्या लिखा है यार, थोड़ा सा राइटिंग मेरा थोड़ा सा गंदा है, अभी थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा आपको। ये पर्वत है, ठीक है, ये क्या लिखा है, ये पर्वत है, ये शिवालिक है, वो भावर एवं तराई क्षेत्र में आगे से कोशिश करूंगा कि आपको एकदम चीजें क्लियर हो। ठीक है, और मध्य मैदानी क्षेत्र हो गया और ये पठारी क्षेत्र हो गया। ठीक है, ये कौन सा हो गया, ये पठारी क्षेत्र हो गया। भावर एवं तराई क्षेत्र, भावर एंड तराई रीजन, भावर एंड तराई रीजन। ठीक है, नदियों के दूर का क्षेत्र भावर एवं नदियों के पास का क्षेत्र तराई गुरुजी नहीं। ठीक है, तराई भावर के बारे में अभी डिस्कस करते हैं। नदियों के दूर का क्षेत्र होगा बांगर और नदियों के पास का क्षेत्र होगा साथियों कौन सा, खादर। भावर जो है उसका क्या मामला है डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, देखिए आपका जो एग्जाम है ना उसमें सारा खेल प्रेजेंटेशन का है, ये आप बिल्कुल निश्चित मानिए। आप जितना अच्छा कॉपी को प्रेजेंट करके आएंगे तो उतना अच्छा आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा आप ठीक करिए, निश्चित रूप से ठीक कर पाएंगे आप, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मतलब चीजों को एक तरीके से हमें रिप्रेजेंट करना, हर चीज एकदम समझ में आनी चाहिए कि क्या किस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, चलो बिल्कुल बनाइए, इसको बनाना तो है ही भाई, हर पॉइंट्स को आपको नोट करना है। यहां तक किसी को कोई समस्या, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई दुविधा हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई दुविधा हो तो पूछ सकते हैं भाई। ठीक है, आपको चीजें समझ में तो आ रही है ना? ठीक है, चलिए बहुत सुंदर, चलो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश को कुल कितने भूभौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, तो कुल 3 भूभौतिक प्रदेशों में उसको बांटा गया है, यानी कि यूपी के कुल भूभौतिक प्रदेश, यूपी के कुल भूभौतिक प्रदेश, यूपी के कुल भूभौतिक प्रदेश। ठीक है, फिजियोग्राफिक रीजन, फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, या यूपी की फिजियोग्राफी कह सकते हैं। उसके कुल कितने भूभौतिक प्रदेश हैं, तो 3 भूभौतिक प्रदेश है मुख्यतः, कई कई जगह 4 भी लिखे होते हैं लेकिन आप 3 पे ही फोकस करेंगे। ठीक है, चलिए तो अगर हम उत्तर प्रदेश के 3 भूभौतिक प्रदेशों की बात करेंगे तो उसमें एक भूभौतिक प्रदेश कौन सा है हमारा, भावर एवं तराई क्षेत्र, भावर एवं तराई क्षेत्र, भावर एंड तराई रीजन। पहला इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा बहुत अच्छे से। ठीक है, हाँ बिल्कुल, यूपी की कैपिटल्स के बारे में मैं डिस्कस कर लूंगा, चिंता मत करिए। ठीक है, चिंता मत करिए, उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद अगले पॉइंट पर बात करेंगे, कौन सा होगा, गंगा यमुना। अब इसमें गंगा यमुना तो है ही लेकिन उनकी सहायक नदियां भी होंगी, उनकी ट्रिब्यूटरीज भी होंगी। ठीक है, गंगा यमुना का मैदान,
गंगा या मध्यवर्ती मैदान भी कहा जा सकता है, गंगा यमुना, गंगा यमुना प्लेन्स। ठीक है, उसके बाद अगर तीसरे पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे तो तीसरा कौन सा होगा, दक्षिण का पठार, दक्षिण का पठार। ठीक है, इसको बोलेंगे साथियों हम सदर्न प्लेट्यू, सदर्न प्लेट्यू इसको कहा जाएगा। ठीक है, सदर्न प्लेट्यू इसको कहा जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करता हूं, फिर आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। ये 3 क्षेत्र हैं, इसमें भी साथियों 3 और बांट दिए जाते हैं। जैसे इसमें किस तरीके से बांट दिया जाता है, तो इसमें गंगा यमुना का जो मैदानी भाग है उसको, ठीक है, अपर और मिडिल गंगा का मैदान और लोअर, तीनों की विशेषताएं अलग अलग होती हैं। तीनों की विशेषताएं जो हैं वो अलग अलग होती हैं। यहां पर भी दक्षिण का पठारी भाग है, आपको पता है उत्तर प्रदेश में पठार कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश में जो पठार हमें देखने के लिए मिलेगा, अगर हम थोड़ा सा पश्चिम की ओर बढ़ेंगे, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड। ठीक है, थोड़ा सा पश्चिम की ओर चलेंगे, कौन सा पठार देखने के लिए मिलेगा, बुंदेलखंड मिलेगा। और अगर सोनभद्र की बात करेंगे, प्रॉपर सोनभद्र की, तो सोनभद्र की जब हम बात करेंगे साथियों, तो वहां पर हमें कुछ हिस्सा बघेलखंड पठार का भी देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो कुछ हिस्सा यहां पर किसका देखने के लिए मिल जाएगा, बघेलखंड, बघेलखंड। ठीक है, कुछ हिस्सा हमें किसका देखने के लिए मिल जाएगा, तो वो देखने के लिए मिल जाएगा बघेलखंड पठार का, बघेलखंड। ठीक है, बघेलखंड का पठार कुछ हिस्सा, ठीक है, बहुत कम हिस्सा बघेलखंड का है, बाकी का बुंदेलखंड का पूरा हिस्सा पठार वाला आ जाता है। तो ये थे हमारे उत्तर प्रदेश के भूभौतिक प्रदेश। ठीक है, ये थे हमारे उत्तर प्रदेश के भूभौतिक प्रदेश। अब मैं थोड़ा सा भावर तराई रीजन, इसको और इसको एक्सप्लेन करता हूं, इनकी विशेषता आपको बताता हूं कि इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। थ्योरी जब हम लिखते हैं तो वो हमारी एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है और आंसर जो है उसी से बनना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, आंसर के लिए ऐसा नहीं है कि कोई बहुत नई युक्ति आएगी और वो आपको चीजें करवाएगी। छोटी छोटी बातें जब इकट्ठा होंगी और उनको जब कई बार हम प्रैक्टिस करते रहेंगे लगातार, तो फिर वो एक आंसर में कन्वर्ट होती हैं। ठीक है, जैसे आंसर हम लिखवाएंगे भी, करवाएंगे भी उनको कि क्या क्या चीजें इसमें डाली जा सकती हैं। चलो आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगाएंगे सबसे पहले। यहां तक कोई समस्या किसी को, यहां तक किसी को कोई भी समस्या, बोलिए। बिल्कुल, पॉपुलेशन तो बिल्कुल, देखिए अंटार्कटिका में मैं आपसे कहूं या थार के मरुस्थल में मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे बताओ भैया, अंटार्कटिका में आपको अगर प्लॉट दिलवाएं हम, है ना, 20,000 रुपए में आपको 4 बीघा 5 बीघा प्लॉट दिलवाएं, आप रहना चाहेंगे? तो आप कहेंगे सर नहीं रहना चाहेंगे। ठीक है, क्योंकि ना पानी मिलेगा ना वनस्पतियां मिलेंगी, करेंगे क्या? क्लियर बात? ठीक है, अगर हम बात करेंगे साथियों थार के रेगिस्तान में, आप कहेंगे कि सर बिल्कुल नहीं रहेंगे हम। रहेंगे तो उत्तर प्रदेश में, चाहे हमें गोली चलानी पड़े, चाहे हमें बंदूक चलानी पड़े। ये भाव बता रहा हूं मैं, इसको गलत दिशा में मत ले जाइएगा प्लीज। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश में क्या ये एक दिक्कत है साथियों, आपको भी पता है ये दिक्कत है उत्तर प्रदेश में कि जमीनी विवाद की जो समस्या है उत्तर प्रदेश में कितनी सारी रहती हैं। ठीक है, तो मैंने एक उदाहरण लिया है, आप उसको गलत तरीके से अपने माइंड में मत लीजिएगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल अंटार्कटिका में जीवित ही नहीं रह पाएंगे, उत्तर प्रदेश में रहेंगे भाई। ठीक है, और चलो बिल्कुल स्टार्ट करें। ठीक है, चलिए तो हेडिंग लगाएंगे भावर एवं तराई क्षेत्र। ठीक है, भावर एवं तराई क्षेत्र, भावर एवं
तराई क्षेत्र। मैं इनके डायग्राम वगैरह भी लेकर आऊंगा, तो वहां से चीजें और डिस्कस हम करेंगे, ठीक है। भावर एवं तराई क्षेत्र, भावर एंड तराई रीजन, ठीक है। लेकिन साथियों पता है, डायग्राम जब हम चीजों को देख लेते हैं तो हमारी जो कल्पना शक्ति है, जो हमारी इमेजिनेशन पावर है, उसका विकास उतना नहीं हो पाता है। आजकल यही समस्या है। पहले लोग कहानियां सुनते थे, कहानियां जो सुनते थे उसमें इमेजिनेशन पावर बढ़ती थी। आजकल क्या है, हम हर चीज को देखना चाहते हैं, और जैसे ही हम देख लेते हैं वहां पर हमें एक संतुष्टि मिल जाती है कि हाँ हमने देखा है, तो शब्दों की जो बनाने की क्षमता है वो कम हो जाती है ना। लेकिन जब हम चीज को लिखते हैं साथियों, तो फिर वहां पर हमारी जो सोचने की, समझने की, लिखने की जो पावर है उसकी विकास होता है, उसकी वृद्धि होती है, ठीक है। तो डायग्राम अच्छी चीज है, लेकिन वो खतरनाक भी है, ठीक है। वो हमारे शब्दों का जो खेल है उसको कम करता है, शब्दों के भंडार को कम करता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। हाँ बिल्कुल, डायग्राम से अच्छा समझ में आता है, लेकिन जैसे मान लीजिए मैंने कोई बात बताई कि भावर क्षेत्र है, तो अब एक तो मैं डायग्राम बना के समझाऊंगा, कुछ लोग ये चाहते हैं कि सर दिखा दो कैसा होता है, तो फिर वहां मैं उसकी बात कर रहा हूं, मैं आर्टिफिशियल डायग्राम की बात कर रहा हूं, ये तो हम बनाएंगे ही, ठीक है। चलो तो देखिए, अगर हम बात करेंगे यहां पर भावर एवं तराई क्षेत्र की, तो जैसे ये मान लीजिए हिमालय है, ठीक है। ये साथियों हमारा हिमालय है, क्या है ये हमारा हिमालय हो जाता है। अगर हम इस हिमालय की बात करेंगे, ठीक है, अगर हम इस हिमालय की बात करेंगे, तो आपको पता है हिमालय जो है उस पर क्या पाए जाते हैं, उस पर हमें ग्लेशियर देखने के लिए मिलते हैं। क्या देखने के लिए मिलते हैं साथियों, उस पर हमें ग्लेशियर देखने के लिए मिल जाते हैं। क्लियर हुई बात। तो ये हमारा क्या है, ये हिमालय हो गया, मैं यहां लिख भी रहा हूं, ये है हमारा हिमालय। हिमालय, मैं उन डायग्राम की बात कर रहा हूं जो गूगल से डाउनलोड किए जाते हैं, ठीक है। ये डायग्राम तो हम बिल्कुल प्रॉपर आपको बना के समझाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। ये हमारा हिमालय हो गया, ठीक है। अगर हम इस हिमालय की बात करेंगे, तो आपको पता है, आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, ऊपर जाने पर टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम होता है तो हिमालय पर्वत पे हमें कई सारे ग्लेशियर देखने के लिए मिलेंगे। क्या मिलेंगे, ग्लेशियर देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। और साथियों जो ग्लेशियर है, अगर हम उन ग्लेशियर की बात जब करते हैं, ठीक है, तो ग्लेशियर मीठे पानी के, फ्रेश वाटर के सोर्स होते हैं, यानी कि यहां से हम मीठा पानी प्राप्त करते हैं। तो ग्लेशियर की जब ऊपर ऊंचाई बढ़ती है तो लगातार ये अपना जो है साथियों नीचे धसकते हैं, और नीचे आने पर टेम्परेचर वापस से कैसा होगा, कम होगा, और यहां से ये जो नदी का एक रूप ले लेते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं कि ये किसका रूप ले लिया इसने, तो नदी का एक उद्गम यहां से हमें देखने के लिए मिला, रिवर का एक उद्गम यहां से हमें देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। रिवर का एक उद्गम यहां से हमें देखने के लिए मिल जाता है। अब आप बताइए मुझे कि समझने की कोशिश करना, ये हिमालय से नदी आ रही है, और हिमालय में कैसी चट्टानें हैं साथियों, तो हिमालय में जो चट्टानें हैं वो है अवसादी चट्टान। कैसी चट्टान है, अवसादी चट्टान हो जाएगी। अवसादी चट्टान का मतलब यह हुआ कि यहां पर साथियों सेडिमेंट्री रॉक्स हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, सेडिमेंट्री रॉक्स। अगर हम सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करेंगे, ठीक है, तो सेडिमेंट्री जो रॉक्स है साथियों वो कैसी होती है, वो होती है सॉफ्ट। कैसी होती है वो होती है सॉफ्ट, यानी कि कोमल। ये चीज आपको पता भी होगी इसके बारे में, लेकिन हमें चीजों को सीखना है, ठीक है। तो अब देखिए, ये अवसादी चट्टान कोमल है, इस नदी के द्वारा इस पर्वत को काटा जाएगा और इसके छोटे छोटे बड़े बड़े सेडिमेंट लाए जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर इस स्थान पर सबसे बड़े आकार के जो टुकड़े होंगे वो जमा होना शुरू हो जाएंगे। वो जमा होना क्या हो जाएंगे साथियों, शुरू हो जाएंगे, जो बड़े आकार के टुकड़े होंगे, क्योंकि बड़े आकार के टुकड़ों को ले जाना नदी के लिए उतना साथियों आसान नहीं है, ठीक है। क्लियर हुई बात। तो बड़े आकार के टुकड़ों को नदी को ले जाना आसान नहीं है, तो वो टुकड़े पहले ही रुक जाएंगे। तो जो बड़े आकार के टुकड़ों से जो क्षेत्र बना, इसी क्षेत्र को हम भावर के नाम से जानते हैं। इसी क्षेत्र को हम किसके नाम से जानते हैं, भावर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखो, भावर जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, वो हिमालय के किस पोर्शन के निकट है, यानी कि यहां पर हिमालय का कौन सा हिस्सा आएगा सबसे नीचे, हिमालय का यहां पर कौन सा हिस्सा आएगा सबसे नीचे, तो आप बताएंगे सर यहां शिवालिक है। क्या है, शिवालिक है, ठीक है। यहां पर कौन सा हिमालय है, शिवालिक हिमालय यहां पर हो जाता है। अगर हम बात करेंगे अगले पॉइंट पर, आप फिर बात कर रहे हैं भाई, फिर बात कर रहे हैं आप आपस में, क्यों समझाते हो एक दूसरे को, ठीक है। चलिए
आगे बात करेंगे। तो अब देखना समझना, यहां पर साथियों हमने किसकी बात करी, भावर की बात करी। भावर जो है शिवालिक के जस्ट बाद आता है। तो सबसे पहली बात कि भावर जो है शिवालिक के फुट हिल में स्थित है। कहां पर स्थित है, जो पर्वत होते हैं ना, पर्वत का जो नीचे वाला क्षेत्र होता है उसको हम फुट हिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, फुट हिल उसको बोला जाता है, फुट हिल उसको बोला जाता है। ठीक है, फुट हिल उसको बोला जाता है, उसको गिरिपद बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको, गिरिपद। ठीक है, तो शिवालिक के गिरिपद में भारत जो भावर जो है क्षेत्र वो हमारा स्थित हो जाता है, ये भावर है। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलेंगे। तो नदी के द्वारा कुछ छोटे टुकड़े, इसके कंपैरिजन में कुछ छोटे टुकड़े इस प्रकार से जमा किए जाएंगे। अब देखो भावर का ढाल है इस प्रकार से, ठीक है, और जो हमारे तराई का जो क्षेत्र होगा उसका ढाल होता है सीधा। यानी कि नदी जब समतल बहती है, एकदम प्लेन में नदी बहती है, एक नदी जो है साथियों जब प्लेन में बहती है, ठीक है, तो वो क्या करती है, मैदान में समतल बहती है। मैं मैदान नहीं लिख रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं समतल बहती है। तो समतल बहेगी। अब नदी की यहां तो स्पीड कैसी होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, नदी की स्पीड भावर क्षेत्र में कैसी होगी, ज्यादा। यहां आते ही नदी की स्पीड कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जैसे ही नदी की स्पीड कम होगी तो ये पानी जो है ये दूर तक फैलना स्टार्ट कर देगा। कैसा, दूर तक पानी जो है साथियों वो फैलना स्टार्ट कर देगा। और इस कंडीशन में क्या होगा, इस क्षेत्र को हम बोलेंगे तराई। क्या बोलेंगे इसको, इसको हम बोलेंगे तराई रीजन। ठीक है, क्या बोलेंगे इसमें, तराई रीजन। देखिए तराई क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले आते हैं, भावर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले आते हैं, इसकी बात हमें करनी है, लेकिन वो अगला पॉइंट है। पहले हम इन चारों को समझ रहे हैं कि ये चारों बातें क्या हैं। ठीक है, उसके बाद हमने तराई देखा यहां पर। अब तराई जो है जब पानी दूर तक जाएगा तो आप बताइए इस क्षेत्र में नमी कैसी हो जाएगी, इस क्षेत्र में ह्यूमिडिटी कैसी हो जाएगी, अधिक। इस क्षेत्र में नमी कैसी हो जाएगी साथियों, तो यहां पर नमी हमें अधिक देखने के लिए मिलेगी। यानी कि यहां ह्यूमिडिटी, ठीक है, मॉइस्चर जो है वो अधिक देखने के लिए मिलेगा। अब मॉइस्चर अधिक होगा तो यहां पर वर्षा भी अधिक होगी। तो उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में वर्षा सबसे ज्यादा होती है, तराई क्षेत्र में वर्षा सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलती है। अगर हमसे सवाल यह पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में वर्षा सबसे ज्यादा होगी, तो आप बताएंगे सर तराई रीजन में होगी, क्योंकि तराई जो रीजन है, ठीक है, उसमें मॉइस्चर ज्यादा होता है। क्लियर हुई बात। गोरखपुर जो है हमारा वो तराई रीजन में ही आता है और इसी वजह से वहां हमें वर्षा देखने के लिए मिलती है। ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट हो रही हैं बातें, नहीं हो रही, या फिर मैं एकदम आपको सुनाता चला जा रहा हूं, आप एकदम निश्चिंत हैं और ठीक है, ऐसी फीलिंग तो नहीं आ रही है भाई। चलिए क्लियर। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद साथियों तराई से जैसे ही चीजें आगे बढ़ेंगी तो उसके बाद हमारा वो क्षेत्र आएगा जहां बहुत महीन अवसाद जमा होंगे, जहां बहुत बहुत ज्यादा महीन अवसाद जो है वो है साथियों जमा होना शुरू होंगे। अति सूक्ष्म अवसाद यहां पर जमा होंगे। ठीक है, बहुत महीन अवसाद। और ये जो क्षेत्र बनेगा, ये बनेगा साथियों हमारा कौन सा क्षेत्र, ये बनेगा नदी का डेल्टाई क्षेत्र। और आपको पता है डेल्टाई जो क्षेत्र है उसमें जो है मिट्टी कैसी होती है, बहुत महीन होती है। डेल्टाई रीजन ये बन जाएगा। ठीक है, डेल्टाई रीजन जो है साथियों ये बन जाएगा हमारा। क्लियर। अगर हम बात करेंगे तो डेल्टाई रीजन जब ये बनेगा तो इस क्षेत्र को ही हम कहेंगे खादर। इस क्षेत्र को ही हम क्या कहेंगे, इस क्षेत्र को हम कहेंगे खादर। क्लियर बात। इस क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे साथियों, खादर कहेंगे। मैं शिवालिक वाला पूरा पॉइंट रिवाइज करूंगा। ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अब देखो ये वो क्षेत्र है जहां नदी का पानी आसानी से पहुंच रहा है, ये वो क्षेत्र है जहां नदी का पानी आसानी से पहुंच रहा है। तो इस क्षेत्र में साथियों जो है, ठीक है, हमें नदी का पानी आसानी से पहुंचता रहेगा तो मिट्टी जो है नई होती रहेगी। तो खादर सबसे ज्यादा नई मिट्टी उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में देखने के लिए मिलती है, खादर में देखने के लिए मिलती है। अच्छा, इसके दूर वाला क्षेत्र है ये, इसके दूर वाला, नदी के दूर वाला क्षेत्र है ये, और नदी के दूर वाला जो क्षेत्र है साथियों उसको हम क्या कहेंगे, बांगर। क्योंकि वहां पर नदी का पानी जो है आसानी से नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा बांगर क्षेत्र।
क्या बोला जाएगा उसको? बांगर क्षेत्र उसको कहा जाएगा। और आप मुझे बताइए कि नदी जब अवसादों का डिपोजिशन करती है, किसी भी रिवर के द्वारा जब सेडिमेंट का डिपोजिशन किया जाता है, तो उससे वो किस प्रकार की मिट्टी का, किस प्रकार की सॉइल का निर्माण करती है? बताइए, एक बार कमेंट करिए जल्दी से। किसी नदी के द्वारा जब सॉइल का डिपोजिशन, अवसादों का, सेडिमेंट का डिपोजिशन किया जाता है, तो किस प्रकार की मिट्टी वो बनाती है? वो बनाती है एलुवियल सॉइल। बिल्कुल ठीक है। कौन सी? जलोढ़ मृदा का निर्माण करती है। और क्या आप मुझे बताइए, ये पूरा जो आप देख रहे हैं, क्या ये जलोढ़ मृदा होगी या नहीं होगी? बोलो। ठीक है, तो ये हमारी कैसी मृदा होगी? जलोढ़ मृदा हो जाएगी। कैसी मृदा हो जाएगी? जलोढ़ मृदा हो जाएगी। यानी कि ये पूरी की पूरी एलुवियल सॉइल हमारी हो जाती है। और ये जो एलुवियल सॉइल है कितने प्रकार की होती है साथियों? 2 प्रकार की होती है, बांगर और खादर। ऐसा क्षेत्र जहां पर पानी आसानी से पहुंचता रहता है, सेडिमेंट का डिपोजिशन आसानी से होता रहता है, उसको हम न्यू एलुवियल सॉइल कहते हैं, जिसको खादर के नाम से जाना जाता है, नवीन जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। जिस क्षेत्र में पानी नहीं पहुंच पाता है उसको हम ओल्ड एलुवियल सॉइल के नाम से जानते हैं, यानी कि ओल्ड एलुवियल सॉइल के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, बस मैं बहुत जल्दी आपको फ्री कर दूंगा, निश्चिंत रहिए एकदम। 2-3 पॉइंट और बताने दिए, ब्रेक ही ब्रेक है उसके बाद, है ना? ठीक है। अच्छा, इसके बाद भी आपकी क्लास होती है क्या? जस्ट मुझे एक बार बताइएगा। ठीक है, चलिए। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ये कंसेप्ट आपको समझ में आया या नहीं आया, एक बार मुझे बताइए, फिर ठीक है हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल फ्री कर दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। आप मुझे बताइए कि 3 मिनट में, अगले 3 मिनट में ये बताइए कि ये पॉइंट एकदम क्लियर हुआ या नहीं। पूरा दिन बीत जाता है। ठीक है, टॉपिक तो पूरा ही है, यानी कि हमने यहां पर बात करी भावर। अब देखो इनकी विशेषताएं मैं लिखवाऊंगा आपको। इसमें मोटे आकार के अवसाद हैं, तो नदियां, गैपिंग ज्यादा है तो नदियां इसमें गायब हो जाती हैं भावर में। ठीक है, नदियां क्या हो जाती हैं? गायब हो जाती हैं। क्लियर हुई बात? ठीक है, उसके बाद ये तराई रीजन है। तराई रीजन में साथियों नदियां वापस से दिखाई दे जाती हैं, वापस से हमें देखने के लिए मिल जाती हैं। ठीक है, खादर जो है यहां प्रतिवर्ष लगभग बाढ़ आती है, तो बाढ़ आती है तो मिट्टी नई होती रहती है, तो यहां पर ठीक है नवीन जलोढ़ मिट्टी का विकास हुआ है। बांगर जो है वहां पर बाढ़ नहीं आती, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी का वहां पर विकास हुआ है। क्लियर बात? ठीक है, तो इसके बाद आगे की जो बात होगी वो कल करेंगे बात। आज के लिए इतना ही, आपकी अगली भी क्लास है। और आप प्लीज दुखी मत होइए यार, मैं समझ सकता हूं, ठीक है दिक्कत है, लेकिन दिक्कत है इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, दिक्कत है तो उसको थोड़ा सा फेस करने की भी हिम्मत रखिए। आई नो आप रोबोट नहीं है, एक भैया लिख रहे थे कि सर आप रोबोट हैं क्या, है ना? तो ऐसा नहीं बोलते हैं, ये सब आपको भी पता है कि ये सब आपकी भलाई के लिए ही हो रहा है ना? इसमें कोई ऐसा बात नहीं है कि ये सिर्फ, समझ रहे हैं ना? तो अगर आप दिल से सोचेंगे तो यही सत्य है, बाकी तो कुछ भी कहा जा सकता है, क्या ही कहें। ठीक है, हाँ बिल्कुल मिलना चाहिए भाई, बिल्कुल मिलना चाहिए। ठीक है। कोई नहीं, जब आप साथियों सेलेक्ट होंगे, ये बिल्कुल निश्चिंत मानिए, जब आप सेलेक्ट होंगे तो ये दिन आपको याद आएंगे कि यार वो भी दिन थे जब हम पूरा पूरा दिन क्लास करते थे, नोट्स बनाते थे, है ना? इरिटेशन होती थी, दिक्कत होती थी, परेशानी होती थी, लेकिन फिर भी हम करते रहे। तो ये दिन भी आपको याद आने वाले हैं। जब आप सेलेक्ट होंगे तो आपको निश्चित रूप से याद आएंगे। ठीक है, 2 तरीके की यादें होती हैं। अगर सिलेक्शन हो जाता है तो अच्छी यादें बन जाती हैं सारी की सारी। अगर ईश्वर न करे ऐसा हो, लेकिन कभी अगर कोई दिक्कत होती है तो फिर वो बुरी यादें बन जाती हैं। बस इतना ही खेल है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं आगे। ठीक है, तो कल फिर आपसे बात होगी। शिवालिक से ये मैंने बोला था, यहां पर शिवालिक वाला पॉइंट मैंने ये बताया था कि शिवालिक के चरणों में, उसके फुट हिल में साथियों भावर वाला क्षेत्र स्थित है।
शिवालिक के फुटहिल में गिरिपद बोलते हैं। जैसे पर्वत है, पर्वत से नदी आई और नदी मैदान में बहना शुरू कर रही है, ठीक है। आपने देखा होगा पर्वतीय इलाकों में जब आप जाते हैं तो नदी के बीच में होकर चले जाते हैं, आप डूबते ही नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी पे अगर हिमालय पे आप बीच में होकर जाएंगे पार कर सकते हैं, लेकिन आप असम में अगर बीच में होकर चले गए तो पता भी नहीं चलेगा कि वो जो हमारे भैया थे एक्स भैया वो कहां चले गए, ठीक है, या वाई भैया जो थे वो कहां चले गए वो पता भी नहीं चलेगा। जबकि वहां ग्लेशियर से जब नदी निकलती है तो पार कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां गहराई कैसी होती है, कम होती है। क्लियर हुई बात। उसके बाद नदी ऐसे बह रही है, नदी ऐसे बह रही है तो यहां पर समतल जैसे ही नदी बहना स्टार्ट करेगी तो उसकी जो स्पीड है, उसकी जो वेलोसिटी है कम हो जाएगी। वेलोसिटी जब कम होगी साथियों तो यहां पर नमी अधिक होगी, ठीक है। यहां पर नमी कैसी होगी, अधिक होगी, और नमी जब अधिक होती है तो यहां पर वर्षा वगैरह हमें ठीक देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा खादर और बांगर हो गया। मैं इसी का स्क्रीनशॉट लेके कल भी इसको एक्सप्लेन कर दूंगा और फिर आगे बढ़ जाएंगे हम, ठीक है। तो चलिए देखिए यार, शायरी मुझे एक ही याद थी, वो मैंने कल उसका मौका गवा चुके हैं। अब आप मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, कई वर्षों की तपस्या के बाद एक शायरी, ठीक है, कॉपी पेस्ट मैंने करी ठीक है। तो देखते हैं, आज तो कुछ नहीं है, बस यही है। आप अपना ख्याल रखिए और प्लीज घबराइए मत, अच्छे से चीजों को करिए, धैर्य के साथ करिए, ठीक है, फिर अच्छा होगा। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।